रॉथस्चाइल्ड के ऊपर इससे बेटर और कोई वीडियो नहीं मिलेगी। सुनिए, फ्रैंकफर्ट, साल 1744, अंदर एक 11 फुट की दुकान, बाहर सिर्फ अंधेरा है, यहां सांस लेना भी मुश्किल है। जिंदगी डेली एक जंग है, लेकिन इसी जंगल में पैदा हुआ एक लड़का जिसने दुनिया का पूरा कोर्स ही बदल दिया। कैसे? स्टे ट्यून्ड। पिक्चर दिस, एक कमरा है छोटा सा, इतना छोटा कि 30 लोग उसमें सांस ले रहे हैं। हाँ, 30 लोग। और ये कोई मजाक नहीं है, ये है रियलिटी 18 सेंचुरी फ्रैंकफर्ट की, जहां ज्यूज को एक कन्फाइंड एरिया में रहने पर मजबूर कर दिया गया था। कोई लैंड की ओनरशिप नहीं दी जाती थी, कोई बिजनेस नहीं, बस एक ही रास्ता था, मनी लेंडिंग, इंटरेस्ट लेना। जो क्रिश्चियंस के लिए ऑलरेडी लिखा गया था उनके ग्रंथों में कि ये पाप है, पर इनके लिए सर्वाइवल और ये उनका एकमात्र सहारा बन चुका था। और इसी भीड़ में, इसी तंग की गलियों में एक छोटा सा घर था और उसके सामने एक साइन लगा हुआ था जो कि एक रेड शील्ड का था। यहां से शुरू होती है वो कहानी जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। ये कहानी है रॉथस्चाइल्ड की, एक नाम जो सिर्फ अमीर नहीं है, ताकत का सिनोनिम बन चुका है। आप सोच भी नहीं सकते कितने मुश्किल से इनकी शुरुआत हुई थी। आज हर कोई इनकी बात करता है। मेयर एम्स्चेल रॉथस्चाइल्ड 12 साल की उम्र में ऑर्फेंड थे। पिता स्मॉल पॉक्स से गुजर गए थे, मां भी 1 साल बाद चले गई थी। जिस लड़के को रब्बी बनाना था, उसकी जिंदगानी ने उसको कहीं ना कहीं बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ धकेल दिया था। साइमन वुल्फ ओपनहाइमर, 6 साल वहां पर उसने दिया। फॉरेन ट्रेड सीखा, फाइनेंस सीखा और सबसे इंपॉर्टेंट रेयर कॉइन्स, एंटीक कॉइन्स के बारे में सीखा जो यूरोप के अमीर लोग पागलों की तरह चाहते थे हड़प। ये थी उसकी पहली सिद्धि। 19 साल का मेयर एम्पचर फ्रैंकफर्ट वापस आता और जानता है कि उसकी ताकत कहां पर है, कॉइन्स में, रेयर कॉइन्स। उसने बिजनेस उधर ही सेटअप किया और उसकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दिन उससे मिलने कौन आता है? क्राउन प्रिंस, वहां का राजा ऑफ हेसे, यूरोप के सबसे अमीर लोगों में से एक। मेयर एम्स्टल एक लड़का, जी हाँ, एक साधारण सा लड़का, प्रिंस का इन्वेस्टमेंट मैनेजर बन गया है, बिकॉज इतनी हैसियत बना ली है अपने संघर्षों से। अब सुनो असली गेम। मेयर एम्स्टल ने प्रिंस के लिए क्या किया? एक स्ट्रेटजी बनाया, जैसे आज हम फ्रंट रनिंग प्रिंस को गोल्ड चाहिए होता है, मेयर एम्स्टल पहले खुद सस्ते में गोल्ड खरीद लेता है। जब खबर पता चली कि प्रिंस बड़े ऑर्डर दे रहा है गोल्ड का प्राइस शूट अप करने के लिए, तो मेयर एम्स्टल वहां गोल्ड प्रिंस को बेचता है 8% कमीशन, जी हाँ, 8% कमीशन, और ऊपर से प्राइस डिफरेंस का भी प्रॉफिट बनाता है। समझ रहे हो? ये सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा है, ये सिस्टम को समझ रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था। उसने प्रूव किया कि नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पावर रहेगी, और इंफॉर्मेशन इज द अल्टीमेट करेंसी। 1770 में शादी की, 5 बेटे और 5 बेटियां हुई। 1785 तक वो फ्रैंकफर्ट का सबसे ज्यादा अमीर आदमी था, और अब वो ग्रीन शील्ड हाउस में शिफ्ट हो चुका था। अपने बच्चों को सिखाता था हाउ टू क्रिएट एंड मैन्युपुलेट मनी। ये सिर्फ एक फैमिली नहीं थी, ये एक एम्पायर था। मेयर एम्स्टल को पता था उसकी लेगेसी कैसे बनेगी। दो चीजों से, दो चीजें उसको क्लियर हो गई थी कि भैया ये दो चीजें हैं तो मेरी लेगेसी बनेगी। पहला, इंटरनेशनल एक्सपेंशन और वेल्थ कंसोलिडेशन थ्रू मैरिज। जी हाँ, शादी, जिससे आज के समय पे हर कोई डरता है, उसको उसने अपना सबसे पावरफुल टूल बनाया। उसने अपने 5 बेटों को, जो उसके 5 एरोज कहलाते थे, यूरोप के 5 मेजर फाइनेंशियल हब्स में भेजा। फ्रैंकफर्ट, वियना, नेपल्स, पेरिस, लंदन। यह था दुनिया का पहला क्रॉस बॉर्डर बैंक डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क को स्प्रेड किया, कोई एक कंट्री गिरे तो दूसरा ब्रांच संभाल लेगा। पूरा जीनियस मूव था भाई। सबसे डेंजरस, सबसे शातिर, नेथन मेयर रॉथस्चाइल्ड, 21 साल का लड़का, 20,000 पाउंड्स के साथ लंदन में उतरा। टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करा, रॉ मटेरियल से लेकर डाइंग तक सब कंट्रोल करता था। प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया, 20,000 रुपए से 60,000 रुपीज तक पहुंचा दिया उसने इस बिजनेस को। और हां, स्मगलिंग भी करता था, प्रेशियस मेटल्स, इलीगल सारी चीजें करता था, पर उसके लिए कोई रूल्स नहीं था, सिर्फ प्रॉफिट मायने रखता था। 1811 तक उसने अपने बैंक खोल लिया, एनएम रॉथस्चाइल्ड्स एंड सन्स, और ये बैंक उसके बाप के फ्रैंकफर्ट ऑपरेशन से कहीं गुना ज्यादा बड़ा था। अब आता है वो दौर जिसने रॉथस्चाइल्ड को सिर्फ अमीर नहीं, ताकतवर बना दिया। द नेपोलियनिक वॉर्स, जो हुआ था 1792 से लेके 1815 तक। मेयर एम्स्टर ने अपने बेटों को साफ कहा, फंड दोनों साइड्स,
नपोलियन को भी पैसा दो, ब्रिटिशर्स को भी पैसा दो। वो जानता था जीते कोई भी, रॉथस्चाइल्ड ही जीतेगा एट द एंड, इंटरेस्ट रेट्स के कारण, क्योंकि वो स्काई हाई थे, क्योंकि वॉर में रिस्क सबसे ज्यादा होता है। नेपोलियन हेसे पर अटैक करता है। प्रिंस विलियम की सारी वेल्थ मेयर एम्स्टेल नेथन को लंदन भेज देते हैं कि भैया तुम संभालो इस चीज को। नेथन उस पैसे को ब्रिटिश क्राउन को लोन देता है, उसी पैसे के अगेंस्ट नेपोलियन के अगेंस्ट देता है। यहां आता है ट्विस्ट। विलियम ने नेथन को 5,50,000 दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए। नेथन ने अलीजली वो पैसे खुद यूज किया वॉर फंडिंग के लिए, रिटर्न किया सिर्फ 8% के इंटरेस्ट के साथ। पोस्ट वॉर स्टॉक मार्केट बूम का सारा प्रॉफिट नेथन खुद हड़प गया। पर सबसे बड़ा गेम चेंज तो था वाटरलू कूप। जी हां, 18 जून 1815 रॉथस्चाइल्ड के पास अपना प्राइवेट नेटवर्क था। कोरियर्स थे, ट्रेंड घोड़े थे, कबूतर थे, सबसे फास्ट इंफॉर्मेशन इन्हीं के पास थे। नेथन को खबर मिली नेपोलियन हार गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पता नहीं था, इससे पहले रॉथस्चाइल्ड वालों को पता चल गया कि भाई युद्ध भूमि में एग्जैक्टली नेपोलियन हार गया। नेथन ने क्या किया, उसने स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, जोर जोर से एक र्यूमर फैला दिया कि ब्रिटेन हार गया। स्टॉक मार्केट वहीं पर क्रैश हो गया। लोगों ने पैनिक मचा के अपने शेयर्स बेचने शुरू किए। हर कोई अपने शेयर्स बेच रहा था और उसी टाइम पे सस्ते दामों पे नेथन के एजेंट्स ने चुपचाप सारे बॉन्ड्स खरीदने, सारे शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। तो शॉर्ट करके भी पैसा बनाया और बाद में पैनिक क्रिएट के खुद लॉन्ग किया। जब ऑफिशियल न्यूज आई कि ब्रिटेन जीत गया तो मार्केट शूट अप हुआ। नेथन ने वही बॉन्ड्स मैसिवली हाई प्राइस पर बेचे। 20,000 पाउंड्स थे उसके पास, जो 50 मिलियन पाउंड्स बन गए सिर्फ इन 17 साल में। 2500 गुना प्रॉफिट। He became the richest man in the world. ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये था इंफॉर्मेशन सुपेरियरिटी की मास्टर क्लास। पर इस कहानी को बाद में एंटी सेमेंटिक एंगल दिया गया, इसको सैटर्न का नाम दिया गया। एक फ्रेंच पैम्पलेट ने 1846 में लिखा, नेथन ने बैटल देखी, फिशरमैन को ब्राइब किया, इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग से 20 मिलियन फ्रैंक्स कमाए। सच्चाई क्या थी? इट वॉज अ फैब्रिकेशन, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट इसने ज्यूज को ग्रीडी और मैनिपुलेटिव फाइनेंसर्स का दर्जा दे दिया। मेयर एम्स्टेल की डेथ 1812 में हुई। उसने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, धन फैमिली में ही रहेगा, पैसा फैमिली के अंदर ही रहेगा, सिर्फ मेल डिसेंडेंट्स ही रहेंगे और शादियां फर्स्ट या सेकंड कजिन्स के बीच में होगी। कहां से कहां आ गए देखो भाई। देखो भाई, 1818 में ऑस्ट्रियन एम्परर फ्रांसिस नंबर 2 जो थे, उन्होंने पांचों भाइयों को बारो का टाइटल दिया। इसको इंग्लिश में बैरन कहते हैं। 1815 के बाद रॉथस्चाइल्ड यूरोप का अनऑफिशियल सेंट्रल बैंक बन गया। करेंसी स्टेबलाइज की, गवर्नमेंट्स को लोन दिया, जैसे आज आईएमएफ करता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वैसा। जर्मनी को 1818 में 360 मिलियन पाउंड्स का लोन दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1825 में लिक्विडिटी क्राइसिस से बचाया। मतलब आप समझ रहे हो, ये सिर्फ बैंक नहीं थी, ये थे नेशन बिल्डर्स, अपने हिसाब से नेशंस बना रहे थे। उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फाइनेंस किया, रेलवेज, माइनिंग, ऑयल, मेटलर्जी, इंडियन रेलवेज तक में पैसा डाला। 1835 में स्पेन की मर्क्यूरी माइंस खरीद ली। मर्क्यूरी जो गोल्ड और सिल्वर रिफाइनिंग के लिए क्रिटिकल था, एक तरफ से वर्ल्ड मोनोपोली बना रहे थे। और स्लेवरी अबॉलिशन में भी इनका हाथ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोन दिया वेल्दी प्लांटेशन ओनर्स को कंपनसेट करने के लिए, 20 मिलियन पाउंड्स। ये वो फैमिली थी जो हर बड़े इवेंट में, हर बड़े फाइनेंशियल डिसीजन में सेंट्रल स्टेज पे रही। स्यूज कैनाल एक्विजिशन में लियोनेल डी रॉथस्चाइल्ड ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन को 4 मिलियन पाउंड्स का लोन एक हैंडशेक पर दे दिया। सिर्फ हाथ मिलाया और उसमें ले भैया 4 मिलियन पाउंड्स ले। इतना ट्रस्ट, इतना पावर। डी बियर्स की मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स भी इनके पास थी। वर्ल्ड डायमंड ट्रेड कंट्रोल भी किया इन्होंने। रियो टिंटो ऑयल वेल्स में भी इनका स्टेक था। 1893 में जब यूएस में गोल्ड क्राइसिस आया तो जेपी मॉर्गन को भी रॉथस्चाइल्ड के पास आना पड़ा, क्योंकि उनके पास थी 1 लाख
केजी गोल्ड उस समय पे उन्होंने $65 मिलियन वर्थ का गोल्ड देकर अमेरिकन इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया। पर सबसे इंपॉर्टेंट इनका रोल इजराइल के क्रिएशन में था। बैरन एडमंड जेम्स रॉथस्चाइल्ड ने 1880s में ऑटोमन कंट्रोल्ड पैलेस्टाइन में 1.5 मिलियन यूरो इन्वेस्ट किए, विलेजेस बनाए, वहां पर फैक्ट्रीज बनाई, वाइन मेकिंग, ज्यूइश नेशनल होम का बैकबोन बन गया। और 1917 में बैल्फोर डिक्लेरेशन हुआ। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बैल्फोर का लेटर ज्यूइश नेशन होम के सपोर्ट में किससे एड्रेस किया गया था? लियोनार्ड वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड को। जी हाँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये था डिकेड्स की प्लानिंग, नेटवर्किंग और इन्फ्लुएंस। मतलब आप देख रहे हो कितने पावरफुल है। वॉर्स ये करा रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स ये बना रहे हैं, फैक्ट्रीज ये बना रहे हैं, जिस पार्टी को चाहे वो जिता रहे हैं, जिस पार्टी को हरा रहे हैं, बैंक्स को फंड कर रहे हैं। पर एक हर एम्पायर का ना डाउनफॉल होता है। 20th सेंचुरी रॉथस्चाइल्ड के लिए एक डिजास्टर बनी। इंटरनल राइवलरीज बड़ी, जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए और सबसे बड़ा दुश्मन वायलेंट एंटी सेमिटिज्म। नेपल्स ब्रांच 1863 में क्लोज हुआ। फ्रैंकफर्ट ब्रांच 1901 में, क्योंकि उनके पास मेल हायर्स नहीं बचे थे, मेल हियर्स जो बोलते हैं ना, बच्चे, वो बचे नहीं थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। रॉथस्चाइल्ड फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के अगेंस्ट ही फाइनेंस करने लग गए जो अलग अलग कंट्रीज में थे। जेपी मॉर्गन ने यूएस गवर्नमेंट को फाइनेंस किया और रॉथस्चाइल्ड को ओवरशैडो करने लग गए उस समय पे। पर सबसे दर्दनाक फेस हिटलर का था। 1938 ऑस्ट्रिया का एनेक्सेशन। वियना ब्रांच सीज्ड बाय नाजीज। लुइस दी रॉथस्चाइल्ड को जेल हुआ। $21 मिलियन का रैंसम। ब्रांच बैंकरप्ट हुआ। मैंशंस, बिजनेस, आर्ट कलेक्शन सब छीन लिए गए वर्ल्ड वॉर टू में। जी हाँ, गवर्नमेंट ने पेरिस ब्रांच की प्रॉपर्टीज तक सीज कर ली। हिटलर ने पर्सनली उनके आर्ट कलेक्शन से 503 पीसेस चूज किए। सोचो, एक फैमिली जो किंग्स को फंड करती थी अब लूटी जा रही थी। पोस्ट वॉर फ्रेंच सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने 1981 में पेरिस बैंक को नेशनलाइज कर दिया। रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग प्रेजेंस कहीं ना कहीं उनका दबदबा कम हुआ और वो खत्म होने लगा। सिर्फ इंग्लिश ब्रांच ही बची थी अपने फॉर्च्यून को इंटैक्ट करने के लिए। लेकिन फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या कहती हैं? वो तो कभी नहीं मरे भाई। रॉथस्चाइल्ड ज्यूइश कंट्रोल ऑफ फाइनेंस, दुनिया के फाइनेंस को कंट्रोल करती थी, ऐसा माना जाता है काफी सारे लोगों का। यूएस फेडरल रिजर्व कंट्रोल करती है रॉथस्चाइल्ड आज भी, ऐसा भी माना जाता है। स्टॉक मार्केट क्रैशेस के पीछे भी इनका हाथ होता है। सच्चाई क्या है? वो सिर्फ एक स्केपगोट थे, सोसाइटी की फ्रस्ट्रेशन थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, या नेशनलिज्म का निशाना था, ये आज तक किसी को नहीं पता। बाय द वे, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल स्टोरी टेलिंग आप लोगों के सामने रखने की, हिस्टोरिकल स्टोरी टेलिंग। जी हाँ, तो आज रॉथस्चाइल्ड कहां पर है? क्या वो अभी भी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं? 2008 में फैमिली होल्डिंग्स को रिकॉग्नाइज किया गया रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी नाम से। पेरिस और लंदन में हेडक्वार्टर्स, बैंकिंग में है, फाइनेंशियल एडवाइजरी में है, वेल्थ मैनेजमेंट में है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स एसेट्स में लिस्टेड है। फोर्ब्स लिस्ट पर इंडिविजुअल रॉथस्चाइल्ड मेंबर रेयरली दिखते हैं क्योंकि वेल्थ 100 से ज्यादा मेंबर्स में आज के समय पे डिवाइडेड है। प्रिवेसी ये मानते हैं हमेशा, डिस्क्रिशन चाहते हैं। अब इनकी यही प्रायोरिटी है कि हमको कोई पता ना कर पाए। इनकी प्रायोरिटी फिलहाल वाइन मेकिंग भी है। इनके वाइन यार्ड्स हाल फिलहाल पे यूरोप में 70% वाइन मार्केट कंट्रोल करते हैं। $16 बिलियन की सेल होती है। रियल एस्टेट की बात करूं तो 1800 से ज्यादा लग्जरी मैंशंस है। $36 बिलियन की वैल्यू इन्हीं मैंशंस की है। मैनोर जो इंग्लैंड में इनका है वो $250 मिलियन का है। म्यूजियम तक बन चुका है। माइनिंग, डी बियर्स, रियो टिंटो, ऑयल एंड गैस, इन सब से इनको हर साल $1.4 बिलियन का पैसा आता है। जब यूएस में गोल्ड क्राइसिस आई थी तो ये इन्हीं की फैमिली थी जिसने ऑलमोस्ट 1 लाख केजी गोल्ड सप्लाई किया था यूएस इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। पॉलिटिकल रीच की बात करें तो इसके बारे में सटल बात होती है। फ्रेंच प्रेसिडेंट की बात करूं, मैक्रोन, इनके बैंक के फॉर्मर एम्प्लॉय हैं। ये कनेक्शंस, ये इन्फ्लुएंस आज भी रखते हैं। डायरेक्ट डोमिनेंस तो कहीं दिखाते नहीं ऑन पेपर, लेकिन फेडरल रिजर्व हो या फिर ब्लैक रॉक, इनकी तरह बड़े इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं, ऐसी बात आज भी होती है। पर ये वो सिस्टम, वो फाइनेंशियल मशीन जिसे रॉथस्चाइल्ड ने बनाया है, वो आज भी दुनिया को गवर्न करता है। उन्होंने प्रूव किया कि असली ताकत थ्रोन में नहीं है, असली ताकत कैपिटल के फ्लो को कंट्रोल करने में है, इंफॉर्मेशन को लेवरेज करने में है।
जब सरकारें और राजा स्लो पोस्टल रूट्स पर कहीं ना कहीं निर्भर हो रही थी, रॉथस्चाइल्ड ने एक सोफिस्टिकेटेड ट्रांजैक्शनल नर्वस सिस्टम बना दिया था। इंफॉर्मेशन और कैपिटल स्पीड और सर्जिकल प्रिसिजन के साथ उन्होंने अपने आप को मूव किया। केओस में भी इन्होंने प्रॉफिट बनाना सीखा और रूलिंग हाउसेस को क्रेडिट के इनविजिबल पावर पर डिपेंडेंट बना दिया। जी हाँ, मेयर एम्स्टेल ने कहा था, मनी इज अ लीवर ऑफ पावर। आज भी उनकी ये बात सच है। रॉथस्चाइल्ड की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कहानी है विजन की, ये कहानी है स्ट्रैटेजी की, ये कहानी है सर्वाइवल की, और एक ऐसे एम्पायर की जिसने दुनिया को फॉर एवर के लिए बदल दिया। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? इस कहानी का जो सबसे बड़ा लेसन जो मुझे समझ में आता वो है कि पावर डजंट ऑलवेज वियर क्राउन, समटाइम्स इट जस्ट वियर्स अ रेड शील्ड। आशा करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से रॉथस्चाइल्ड का पूरा A to Z समझ में आया होगा। प्रयास पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताइएगा, किस पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी बताएगा। फिर आऊंगा एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप